नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज जो है आप सभी लोग जानते हैं हम लगातार आपको जो है मैथ का वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। विशेष मांग आप लोग लगातार कर रहे थे, भैया मैथ को जिस तरीके से आपने प्रथम सेमेस्टर में कंप्लीट करवा दिया था, ठीक उसी तरीके सेकंड सेमेस्टर में भी मैथ को कंप्लीट करवा दीजिए। तो निश्चित रूप से हम आपके लेवल का ध्यान रखिएगा, मैं यह लेवल जो लेके चल रहा हूँ, यह लेवल आपके डीएलएड की परीक्षा को लेवल को देखते हुए मैं लेके चल रहा हूं। बाकी आगे और भी आप लोग कहेंगे तृतीय सेमेस्टर चतुर्थ सेमेस्टर में सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। यूपी टेट के लिए जब मैथ में शुरू कराऊंगा ना, तो वो अलग लेवल रहेगा उसका। अभी आप देखते हैं, कुछ लोग कह रहे थे आपने यूपी टेट के लिए क्या किया है। मैं यूपी टेट के लिए क्या क्या किया हूं समझते हैं। यूपी टेट की हिंदी जो है लगभग मैं समाप्त कर चुका हूं फ्री वीडियो। यूपी टेट की लगभग मनोविज्ञान में समाप्त कर चुका हूं फ्री वीडियो में। यूपी टेट की लगभग ईवीएस समाप्त कर चुका हूं फ्री वीडियो में। यूपी टेट की मैंने संस्कृत नहीं पढ़ाया है, यूपी टेट का मैंने जो है गणित नहीं पढ़ाया है। ये दोनों सब्जेक्ट जिस दिन मैं कंप्लीट कर दूंगा उस दिन चैनल पर जो है 5 के 5 सब्जेक्ट के वो वीडियो आपके पास रहेंगे। मित्रों ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि मेरे सभी वीडियो बहुत बेहतरीन होते हैं, लेकिन अपनी तरफ से हम सर्वश्रेष्ठ करने का हमेशा प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए उसमें ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। आपको जो अच्छा लगता है वो आप बोल सकते हैं, आपका अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से देता है, तो आप इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आप सभी लोग अगर सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और 60 नोट्स हमारा लेना चाहते हैं, तो मित्रों कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया अभी 60 नोट्स आप दे नहीं रहे हैं यूट्यूब के वीडियो पर। तो कुछ प्राइवेसी क्या है? प्राइवेसी ये है कि देखिए, मैं 60 नोट्स को जो है पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। वहाँ पे जो बच्चा उसे पेड मतलब कि सब्सक्रिप्शन ले रहा है, हमें पैसे दे करके सब्सक्रिप्शन ले रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा कुछ लोग रूडली व्यवहार पे उतर आए थे, इस वजह से मुझे बंद करना पड़ा। और आप भी सोचिए कि अगर जो है मैं 60 नोट्स पूरा का पूरा यूट्यूब पर ही दे दूंगा तो उनका फ़ायदा क्या होगा। इस वजह से मैंने जो है यहाँ पे 60 नोट्स देना बंद कर दिया। ठीक है, अभी दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दूंगा। अभी जैसे प्रथम प्रश्न पत्र का कुछ वीडियो मैंने दिया था, कुछ नहीं दे पाया, बस उसका कारण यही है। ठीक है ना, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। अगर आप उस योग्य भी नहीं हैं तो मैं यही कहूंगा कि मैं जितना कर पाऊंगा पब्लिकली उतना करने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना, और अगर आप सक्षम हैं 120 रुपये पेड करने के लिए, तो आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से क्लिक करिए, आसानी से आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आपको 7 के 7 सब्जेक्ट मिल सकते हैं। जैसे गणित है, गणित का सारा चीज़ मैं यही दे रहा हूँ आपको। केवल और केवल जब गणित की नोट्स की बात आएगी तो मैं गणित का नोट्स आपको कैसे दूंगा, इसके जो महत्वपूर्ण क्विक रिवीजन के तौर पे महत्वपूर्ण जो मतलब कि फार्मूले होंगे वो मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद जो है महत्वपूर्ण सवाल जो होंगे वो मैं आपको दे दूंगा, बस उसका काम समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जैसे हिंदी बचती है, हिंदी की भी इसी तरीके से कर दूंगा। ठीक है ना, काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारा चीज़ें आपके लिए करने का विचार है और निश्चित रूप से करूंगा आगे। चलिए आज मैं बात करता हूं मित्रों, पार्ट 3 है, आज मैं समाप्त कर दूंगा। जो आपका इकाई 11 है, ये आज की वीडियो के बाद समाप्त हो जाएगा। कुछ सवाल आपको मैं दूंगा, उन सवालों को जो है आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, उन सवालों को जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ये हम आपके लिए बोल रहे हैं, आप हमारे छोटे भाई, छोटे बहन, बड़े भाई, बड़े बहन जो भी हैं, लेकिन आप जरूर उन सवालों को हल करिएगा, क्योंकि सवाल जो होते हैं ना वो प्रैक्टिस से ही आते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, काहे बोले थे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बेहतर कर पाएंगे सवालों में। ठीक है ना, चलिए आज मैं बात करता हूं मित्रों सबसे पहले वृत्त के क्षेत्रफल की। उसके पहले आपने जो 2 क्लासों में सीखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने सीखा है अभी तक क्षेत्रफल। क्या सीखा है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक बार में आपको बताना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग मतलब 1। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √S - A S - B S - C। ठीक है ना। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा लंब। और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे अगर आधार और ऊंचाई दी रहे, उसका भी क्षेत्रफल इसी तरीके से निकालते हैं। लंब जो है ऊंचाई का वहां पे काम करेगा। ठीक है ना। अब आपसे अगर कहें कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 A √4B² - A²। इतना तो आप सभी लोग जानते हैं ना। तो उम्मीद है कि आप ये सभी चीज़ें समझ रहे हैं। अब देखिए, मैंने चतुर्भुज आपको कल पढ़ाया था। किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है?
आधार गुणे ऊंचाई। अगर आपको कोई भी चतुर्भुज दिया गया है उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है तो उसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन कुछ स्पेशल चतुर्भुज होते हैं, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। भुजा मतलब ए भुजा मानता हूँ, ठीक है ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आगे अगर बात करूं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। जानते हैं नहीं, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2, ठीक है ना। d1 क्या है, विकर्ण है, d2 विकर्ण है, सम चतुर्भुज। और इसमें मैंने एक फार्मूला आपको ध्यान रखा है, 4a² बराबर d1² प्लस d2²। ये आपको याद करना है, मैंने आपको याद करवाया था, क्योंकि कहीं पर एक भुजा दी गई हो, एक विकर्ण दिया गया हो, दूसरा विकर्ण, इसी फार्मूले से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मैंने कैसे बताया था, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मैंने बताया था कि पहले आप अगर तीनों भुजाएं दी है, एक विकर्ण दिया गया है, 2 भुजाएं दी गई हैं, उसका आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्षेत्रफल इस फार्मूले से निकाल लीजिए, उसके बाद उसका दोगुना कर दीजिए, आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना। इतनी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया है और निश्चित रूप से आप इन चीज़ों पर प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको सवाल भी आ गए होंगे। अब इसमें समलंब और समांतर चतुर्भुज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है उसे भी मैंने कल बताया था। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं दोबारा से उसे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आइए चलिए वृत्त के बारे में बात कर लेते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में। वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में मात्र कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलिए देखिए, एक क्या है, बिंदु है, आप बिंदु तो जानते हैं, किसी बिंदु से नियत दूरी पर, किसी बिंदु से नियत दूरी पर, एक निश्चित दूरी पर बनाए गए बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। एक नियत दूरी मैंने ले लिया ये, इसके बाद जो ये बिंदुपथ बनेगा ना, ये जो है इसका क्या कहलाएगा, इसका वृत्त कहलाएगा, ठीक है ना, वो वृत्त कहलाता है। इस तरीके से 1 मिनट में वृत्त बना नहीं पाता हूँ व्हाइट बोर्ड पर, अब सही हो गया है ना। ये देखिए वृत्त है, वृत्त का एक केंद्र होता है, क्या होता है, वृत्त का केंद्र होता है। अब समझिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, वृत्त का केंद्र। अब वृत्त की अगर परिमाप कहा जाए, परिमाप क्या होता है, तो वृत्त के ये जो चारों ओर का जो रेखा खींचा गया है, जो बिंदुपथ है, जब उसे रेखा हम मिला देते हैं वो परिधि बोलते हैं। क्या कहते हैं, परिधि। इसी परिधि को हम क्या बोलते हैं, इसी परिधि को हम परिमाप बोलते हैं, ठीक है, इसी परिधि को हम परिमाप बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा, वृत्त की परिधि या परिमाप बराबर होता है, वृत्त की परिधि या परिमाप बराबर होता है 2πr, ठीक है ना। इस फार्मूले को आप ध्यान रखिएगा, जहां पे पाई का मान 22/7 या 3.14 प्रयोग करते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा वृत्त की जीवा क्या होती है, वृत्त के परिधि की 2 बिंदु, वृत्त के परिधि पर 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है वृत्त की जीवा कहलाती है। ये जो है वृत्त की जीवा होगी। एक वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती, एक वृत्त में असंख्य जीवाएं हो सकती हैं, ठीक है ना, कोई उसमें ये नहीं है कि कितनी जीवाएं वृत्त में, इस तरीके से है, यहाँ से यहाँ तक चाहे जहाँ आप मिला दीजिए वो क्या कहलाएगी, वृत्त की जीवा कहलाएगी, ठीक है ना, वो जो है वृत्त की जीवा कहलाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको बताया जाए कि व्यास क्या होता है, व्यास मित्रों, व्यास होता है, व्यास भी एक जीवा होती है, ध्यान रखिएगा। ये जीवा है, जीवा कोई जरूरी नहीं है जीवा केंद्र से ही होकर जाए, किन्हीं 2 परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है उसकी जीवा कहलाएगी। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे भैया ये जीवा है कि नहीं है, ये इस तरीके से हम कर दिए, ये जीवा है कि नहीं है, बिल्कुल जीवा है, क्योंकि ये परिधि के 2 बिंदुओं को मिला रही है, कोई जरूरी नहीं है इसे जाए, है ना। जो व्यास होता है, व्यास क्या होता है, व्यास मित्रों जीवा ही होती है, व्यास भी जीवा होती है, लेकिन यह वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाने वाली रेखा होगी, जो जीवा होगी,
ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाएगी वो क्या कहलाएगी? वृत्त का व्यास कहलाएगी। ठीक है ना। देखिएगा, जो वृत्त का व्यास होता है, जो वृत्त का व्यास होता है, जो वृत्त का व्यास होता है वह वृत्त की त्रिज्या का, वृत्त की त्रिज्या क्या है वृत्त की? ए जो है इस बिंदु से अर्थात केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है, केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है, एक साइड की, दोनों साइड की नहीं, एक साइड की जो दूरी होती है वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अर्थात इतना भाग क्या है? इतना भाग वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है ना। अब इस त्रिज्या का आप देख रहे हैं, इस त्रिज्या का दुगुना जो है वृत्त का व्यास कहलाता है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? वृत्त का व्यास जो है वृत्त की त्रिज्या का क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या का दोगुना होता है। उम्मीद है कि सारी चीजें आप समझ गए हैं। एक चीज और आप समझ लीजिए कि वृत्त की क्षेत्रफल जो आप समझना चाहते हैं, जो आपके सिलेबस में है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल हमेशा होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। वृत्त के बारे में इतनी चीजें आपके लेवल की हैं, आपके सिलेबस में है, इतनी ही चीजें आपको जाननी है। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, जैसे एक वृत्त यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे एक वृत्त दिया गया है। अब आपसे कभी कभार पूछ लिया जा सकता है कि वृत्तखंड, मित्रों वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है? ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाए तो निश्चित रूप से पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर आप लगाएंगे। लेकिन अगर आपसे वृत्त के कुछ पार्ट दे करके आपसे पूछ लिया जाए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, वृत्त के इतने का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है मित्रों, होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यहां पर जब भी त्रिज्यखंड दिया जाएगा तो यहां पर थीटा जरूर दिया जाएगा, अर्थात कोण जरूर दिया जाएगा। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। तो क्षेत्रफल जब भी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जाएगा यही होगा। क्या होगा कि पाई आर स्क्वायर तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, लेकिन उसमें थीटा का त्रिज्यखंड निकाल दिया गया, थीटा डिग्री कोण बता दिया गया, तो थीटा बटे 360 कर दीजिएगा, बस आपका काम खत्म। ठीक है ना। अब आपसे कहा जाए कि त्रिज्यखंड की परिधि क्या होगी, वृत्तखंड या त्रिज्य जो भी बोला जाए, देखिए किसी वृत्त का वृत्तखंड निकाल लिया गया, ये वृत्त का वृत्तखंड ही तो निकाले, या वृत्तखंड बोल दीजिए या त्रिज्यखंड बोल दीजिए, जो भी बोल दीजिए, है ना। तो त्रिज्यखंड अधिकांशतः ज्यादा कहते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि इसकी त्रिज्यखंड की परिधि क्या होगी, त्रिज्यखंड की परिधि, पूरे वृत्त की परिधि तो आपने देखा क्या है, पूरे वृत्त की परिधि है 2 पाई आर। क्या है? 2 पाई आर। लेकिन अब त्रिज्यखंड की परिधि अर्थात इसमें कोई कोण होगा तो कोण यहां पे लिख दीजिए थीटा और इसमें 360 से भाग दे दीजिए, यही होगा। ठीक है ना। 2 पाई आर थीटा बटे 360। तो उम्मीद करता हूं वृत्त के बारे में आपने जान लिया। वृत्त में एक केंद्र होता है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है ना। इतना आप जानते हैं, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या। परिधि क्या है? वृत्त के केंद्र से निश्चित दूरी पर बनाए गए बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है वो वृत्त की परिधि होती है। इसी वृत्त की परिधि को हम वृत्त का परिमाप बोलते हैं। अगर आपसे परिमाप पूछ लिया जाए तो भी वही होगा। ठीक है ना। और वृत्त की जो व्यास होती है वो क्या होती है? वृत्त की व्यास भी एक जीवा होती है, लेकिन यह सबसे बड़ी जीवा होती है क्योंकि यह जो है वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। जीवा क्या होता है? जीवा मित्रों वृत्त के परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो वृत्त की जीवा कहलाती है। ठीक है ना। अब आपको मैंने बताया वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर आपसे त्रिज्यखंड दे दिया जाए, पूरे वृत्त की बात न करें, कुछ छोटे हिस्से की बात करें, तो उसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और इसके त्रिज्यखंड का क्षेत्र मतलब कि त्रिज्यखंड की परिधि या लंबाई जो भी कहा जाए होगा 2 पाई आर थीटा बटे 360। ठीक है ना। तो वृत्त के बारे में इतनी ही चीजें आपको जाननी थी। अब आइए हम जो है आपके सामने कुछ सवाल रख देते हैं जिससे आपको जो है आसानी से सवाल भी लगाने आ जाए। मैं ज़्यादा सवाल आपको जो है होमवर्क के तौर पे दूंगा, होमवर्क के रूप में आप लगाइएगा क्योंकि बहुत आसान सवाल इसमें आपकी सिलेबस में हैं। चलिए सवाल देखिएगा। पहला सवाल है, एक वृत्त का व्यास क्या है? एक वृत्त का व्यास जब भी व्यास कहलाएगा तो उसे आप 2r से डिनोट करिएगा। ठीक है ना। क्योंकि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। ठीक है ना। वृत्त का व्यास मतलब 2r बराबर 14 सेंटीमीटर दिया गया है। वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बताइए। वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है।
देखिए व्यास क्या है 2r, 2r बराबर है 14, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, r बराबर गुणा वाली संख्या बराबर के दूसरी ओर बटे में जाती है, तो 14/2 हो जाएगी, 2 सते 14, 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है ना। आपसे कहा जाए कि इसकी परिधि बताइए, इस वृत्त की परिधि, आपने परिधि का फार्मूला या परिधि या परिमाप दोनों बराबर ही है, तो परिधि होता है 2πr, 2 गुणे पाई की जगह पे 22/7 कर दीजिए, आर की जगह पे 7 सेंटीमीटर इसका मान आया है, 7 से 7 निकाल दीजिए, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, 44 सेंटीमीटर। अब वृत्त के क्षेत्रफल की बात करते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल की। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान क्या है 22/7, आर का मान क्या है, आर का मान है 7, 7 का वर्ग का मतलब 7 गुणे 7, किसी संख्या का वर्ग हो तो उसका मतलब 2 बार गुणा, 3 उसकी घात 3 है तो मतलब 3 बार गुणा, 4 है 4 बार गुणा, 7 से 7 काट दीजिए, 22 7 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आप क्षेत्रफल लिखिए, इस बात को ध्यान रखिए, ऐसी छोटी छोटी गलतियों पर आपके नंबर कटते हैं। जब भी आप क्षेत्रफल लिखिए तो स्क्वायर जरूर लिखिए, क्योंकि क्षेत्रफल द्विविमीय है और द्विविमीय का जब आप गुणा करेंगे तो इसकी इकाई जो है हमेशा स्क्वायर में आएगी। ठीक है ना। पहला सवाल कंप्लीट होता है। निश्चित रूप से आप इस सवालों को जो है जरूर समझ रहे होंगे, है ना। आपके सामने मैं एक सवाल और देता हूं, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7.7 सेंटीमीटर है। अब आपको बताना है, ये सवाल आप करिए, आपके सामने जो सवाल लिखा गया है ये सवाल आप जरूर करिए। वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7.7 सेंटीमीटर है, आर 7.7 सेंटीमीटर दिया गया है, 2πr का मान आपसे पूछा है, तो आप जरूर बताइएगा इसे। इसका जो उत्तर आया है कितना आया है, 48.4 सेंटीमीटर आया है, तो आप जरूर बताइएगा इसे। ठीक है ना। चलिए आपके सामने जो एक सवाल मैं रखता हूं उसे जरूर बताइए। एक घोड़ा, सवाल है, एक घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी द्वारा खूंटे से बंधा है, बताइए कि वह कितने क्षेत्रफल की घास चढ़ सकता है। एक घोड़ा है, एक घोड़ा है, घोड़ा जो है 14 सेंटीमीटर की रस्सी से बंधा है, कुछ है इसमें, कुछ नहीं, 14 सेंटीमीटर की रस्सी से घोड़े को बांध दीजिए। अब घोड़ा का यहीं खाएगा, ऐसे ऐसे घूम करके जहाँ जहाँ तक जाएगा वो पूरा खा लेगा, खाएगा कि नहीं खाएगा। अब देख लीजिए पूरा वृत्त बन गया ना। अब जो घोड़े की रस्सी है इसका त्रिज्या हो गया r बराबर 14 सेंटीमीटर, कितने क्षेत्रफल में घास खाएगा, अर्थात वो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर ही तो घास खाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr स्क्वायर 22/7 गुणे 14 गुणे 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 गुणा 22। अब गुणा कर लीजिएगा, इसका जो उत्तर आ जाएगा वही आ जाएगा। ठीक है ना। कितना आया है, 616 वर्ग मीटर, 616 वर्ग मीटर आया है। कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एक गोल मैदान की त्रिज्या 4.9 मीटर है। ये सवाल मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है ना, ये सवाल मैं आपको करवा देता हूँ। ऐसे सवाल आते हैं परीक्षा में और निश्चित रूप से ये सवाल आप जरूर कर पाएंगे। केवल और केवल कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिए। एक गोल मैदान की त्रिज्या 4.9 मीटर है। एक गोल मैदान है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 4.9 मीटर है। ठीक है ना। उसके चारों ओर 0.7 मीटर चौड़ा रास्ता है। उसके चारों ओर क्या है, 0.7 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है ना। ये रास्ता है, ये मैदान है, ये क्या है, मैदान है, मैदान है। इसके चारों ओर क्या है, ये रास्ता है। मैं इसे रास्ते को इस तरीके से बना दे रहा हूं, ये रास्ता है चारों ओर। इस रास्ते, ये क्या है, रास्ता, बीच में मैदान है और बगल बगल रास्ता है। समझ में आया ना। रास्ते की चौड़ाई कितनी, 0.7 बताया गया। रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। अब इतने का क्षेत्रफल, इन्हीं रास्तों का क्षेत्रफल आपको बताना है। सबसे पहले बताइए कि अगर बाहर भी देख रहे हैं, जब 0.7 मीटर चौड़ा रास्ता है तो बाहर भी एक वृत्त का निर्माण हो रहा है। जो बाहर के वृत्त का निर्माण हो रहा है ना, इसमें आप लिखिएगा, हम देख रहे हैं, हम चित्र से स्पष्ट हो रहा है, चित्र से स्पष्ट हो रहा है, चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि, चित्र से क्या स्पष्ट हो रहा है कि बाहर के वृत्त का क्षेत्रफल, बाहर के वृत्त का क्षेत्रफल, बाहर के वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंदर के वृत्त का क्षेत्रफल, अंदर के वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, यह बाहर के वृत्त का क्षेत्रफल और अंदर के वृत्त का क्षेत्रफल, यह रास्ते का क्षेत्रफल होगा। ऐसे आपको लिखना है, लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा। बाहर के वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बाहर के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा,
पाई आर स्क्वायर, बाहर के वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर मानते हैं ना, तो इसे मान लीजिए बाहर का वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा जी, 4.9 और 0.7 को ऐड करेंगे तभी ना बाहर के वृत्त की त्रिज्या आएगी। 4.9 और 0.7 ऐड कर दिए, 9 7 16 86 ले 4 1 5 5.6 5.6 स्क्वायर माइनस पाई अंदर के वृत्त का क्षेत्रफल 4.9 का स्क्वायर। ठीक है ना, पाई 5.6 पाई 4.9। यहाँ पे पाई कॉमन ले लीजिए, है ना, यहाँ पे पाई कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आ जाए 5.6 का वर्ग माइनस 4.9 का वर्ग। एक सवाल तो एक फार्मूला आप जरूर पढ़े होंगे, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। यहाँ भी वही बन रहा है, ए बी, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो 5.6 यहाँ पे ऐसे कल आप पूरा करिएगा, मैं ऐसे बता रहा हूँ 5.6 4.9 जोड़ेंगे, 9 6 5 5 86 4 5 4 9 1 10 10.5 एक ब्रैकेट में ए धन बी कर दिए, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। 5.6 में से 4.9 घटा दीजिए, घटाइए, 16 में से 9 गया 7, 4 में से 4 गया 0.7। ठीक है ना, 22 पाई का मान आप रख दीजिए 22/7 गुणे 10.5 गुणे 0.7। ठीक है ना, अब इसे आप करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप समझिए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक दशमलव है, इस 7 को 7 से काटना है ना, गुणे 0.7। यहाँ से आप दशमलव हटा दीजिए, यहाँ पे 10 जीरो बढ़ा दीजिए, 7 दहा में 70। ठीक है ना, 7 दहा में 70। अब देखिए यहाँ से दशमलव हटा दीजिए, यहाँ पे जीरो बढ़ा दीजिए, ऊपर गुणा कर दीजिए 22 गुणे 105, एक गुणा कर दीजिएगा और उसमें 100 से भाग कर दीजिएगा। अब मैं आपके सामने करके दिखा देता हूँ। 105 गुणे 22 करिए, 2 5 10 0 हासिल 1 2 0 0 1 2 1 के 2, फिर यही 2 से गुणा करेंगे 210 फिर आएगा, ये 0 आ गया, 1 आ गया, 2 1 3 2 2310। अब 2310 में 100 से भाग देना है, क्या आ जाएगा 23.10। ठीक है, तो क्या आ गया ये, हाँ 23.10 जो है ये आ गया आपका उत्तर। ये क्या आ गया आपका उत्तर आ गया भैया, किसका, रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में आएंगे और आना भी चाहिए आपको। समझ में आया ना, तो आइए चलिए आगे सवाल में बताता हूं आपको। रास्ते का क्षेत्रफल निकालना, वृत्त के रास्ते का क्षेत्रफल, ये जरूर आपको पूछा जाता है। हाँ, एक चीज़ और आप ध्यान रख लीजिएगा, आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है एक कक्ष की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई इतनी है, इतना है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ध्यान रखिएगा, जब भी चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाए, जब भी चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाए, तो 2, ठीक है ना, ये हो जाएगा 2l + b × h। इस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, ये फार्मूला आप रट लीजिएगा, 2l + b × h। अब जिसे कहा गया है कि कमरे की लंबाई 11 मीटर है, l 11 मीटर है, चौड़ाई b मतलब ब्रेथ 8 मीटर है, कमरे की ऊंचाई h 5 मीटर है। आपसे कहा गया कि इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल नहीं निकालना है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, 2l + b × h। 2 ब्रैकेट में l का मान कितना है, l है 11, b है 8 × h कितना है 5, 11 8 19, 19 दूना 38, 38 गुणे 5, 5 8 40 0 हासिल 4, 5 3 15 4 19। इतना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हाँ जानते हैं तो बहुत अच्छा है। 190 वर्ग मीटर, जब भी क्षेत्रफल आप करिएगा हमेशा वर्ग मीटर करिएगा। ठीक है, चलिए वृत्त यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आपके सामने जो है, मैं आपके सामने 8 सवाल यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है ना, 8 सवाल, ये जो 8 सवाल आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 8 सवालों को आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, आप निश्चित रूप से इसे बना ले जाएंगे। ठीक है ना, आगे चलिए। अब जो है मैं बता देता हूँ घन और घनाभ। क्या बता देता हूँ, घन और घनाभ। चलिए, ये थोड़ा सा वीडियो हो सकता है बड़ा हो जाए, लेकिन आप कोशिश करिएगा। ठीक है ना, कोशिश करिएगा। आज मैं जो है घन घनाभ में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको सवाल बता देता हूँ। घन घनाभ का जो फार्मूला उसे मैं बता देता हूँ। देखिएगा, जो घन होता है वो इस तरीके से होता है।
घन में जो है लंबाई, जैसे कोई कमरा है, कमरा अगर वर्गाकार है, घन जो होता है वो क्यूबिक मतलब 3 डायमेंशनल होता है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है, ठीक है ना। जो घन होता है वर्गाकार होता है, और घनाभ जो होता है, घन जो होता है वर्गाकार होता है, और जो घनाभ होता है वो आयताकार होता है, वो इस तरीके से होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि माचिस की जो डिब्बी होती है वो घन के आकार है कि घनाभ के आकार का है, तो निश्चित रूप से आप पता ले जाएंगे कि वह जो है घनाभ के आकार का है, ठीक है ना। अब कुछ दिक्कत इसमें नहीं होगी। घन क्या होता है? वर्गाकार 3 डायमेंशनल जो आकृति होती है वो घन होता है, जो घनाभ होता है वो जो है इस तरीके का होता है, ठीक है ना। घन में क्या होता है? इसमें 6 फलके हो, फलके का मतलब 6 दीवार आपको दिखाई देगी। एक आप जिस कमरे में उसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 फर्श भी जोड़ा जाएगा। इसमें कितनी फलके होती हैं? 6 फलके होती हैं, इसे फलके बोलते हैं, 6 फलके होती हैं, ठीक है ना। इसमें 6 फलके होती हैं। प्रत्येक कोर, जो कोर होता है, कोर मतलब किनारा, प्रत्येक कोर की लंबाई जो है बराबर होती है। जब वर्गाकार कमरा है तो जो कोना रहे ना वो बराबर रहेगा, ठीक है ना। प्रत्येक कोर बराबर होता है, कोर बराबर होता है। कोर मतलब कोना, अब कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे। प्रत्येक कोर बराबर होता है। 4 विकर्ण इसमें होते हैं, 4 विकर्ण होते हैं जो कि बराबर होते हैं। ये घन में है, ठीक है ना। 4 विकर्ण होते हैं जो कि बराबर होते हैं, और घन के प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल भी बराबर होता है। प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल भी बराबर होता है। अब काहे नहीं बराबर होगा? काहे नहीं बराबर होगा भाई? इसका ए भी जो है वर्गाकार है, यह भी वर्गाकार है, तब एक का लंबाई, एक का चौड़ाई, एक का ऊंचाई का है, तो प्रत्येक घन का वर्ग का क्षेत्रफल सभी तो बराबर होगा ना, यही होता है, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब इसके कुछ फार्मूले हैं जो ध्यान रखिएगा। क्या फार्मूले हैं? एक आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन अगर आपसे पूछा जाए तो होता है 1/3। क्या होता है? 1/3। घन में एक ही भुजा होती है जो कि बराबर होती है, उसकी आयतन होता है 1/3। अब आपसे पूछा जाए घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई होती है a√3, ठीक है ना। घन के विकर्ण की लंबाई a√3, और घन का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है 6a²। क्या होता है? 6a², ठीक है ना। यहाँ पे a क्या है? a जो है उसकी भुजा है। समझ में आया ना? चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। एक सवाल मैं आपके सामने देता हूँ, इन सवाल को आपको लगाना है, मैं नहीं लगाऊंगा, आपको लगाना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। पहला सवाल देखिएगा। एक घन के कोर की लंबाई का मतलब a, कोर की लंबाई का मतलब a जो है 12 सेंटीमीटर दिया है। क्या पूछा है? इसका आयतन विकर्ण तथा आयतन विकर्ण और इसका संपूर्ण पृष्ठ। इसका आयतन निकालिए। क्या निकालना है? आयतन। इसका विकर्ण निकालिए, ठीक है, और इसका जो है संपूर्ण पृष्ठ निकालिए। आप जरूर निकालिएगा। आपके सामने संपूर्ण पृष्ठ, आपके सामने विकर्ण, आपके सामने घन का आयतन। घन का आयतन 1/3 जो कोर दिया है उसकी घात 3 कर दीजिएगा। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ दिया है 6a² कर दीजिएगा, 6 × 12⁻²। घन के विकर्ण की लंबाई 6√3, ठीक है ना। इस तरीके से आप जरूर निकालिएगा। अब आपके सामने जो है मैं एक यहीं पर मैं घनाभ भी आपको बता देता हूँ। क्या बता दें? घनाभ के बारे में ध्यान रख लीजिए। अगर आपसे कहा जाए घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, क्योंकि घन में आपने देखा, घन में जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती तो उसका आयतन a³ होता है, लेकिन यहाँ पर इसकी आयतन जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होगी। इसका आयतन हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इस तरीके से आप ध्यान रखिए, घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है ना। अब आपसे कहा जाए कि घनाभ का परिमाप अगर आपसे पूछा जाए, वैसे परिमाप तो नहीं पूछा जाएगा, परिमाप आप निकाल लीजिएगा। परिमाप में सब कुछ जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। परिमाप पूछा ही नहीं जाता है, बवाल खत्म, है ना। घनाभ का जो संपूर्ण, घनाभ का पहले विकर्ण लिख लीजिए। जो घनाभ का विकर्ण होता है, घनाभ में भी 4 विकर्ण होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। घन में भी 4 विकर्ण, घनाभ में भी 4 विकर्ण, है ना। जो घनाभ का विकर्ण होता है √L² + b² + h² होता है घनाभ का विकर्ण, ठीक है। और आगे अगर कहें कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल
अच्छा, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब आप समझ नहीं पा रहे होंगे ना, मैं आपको बता देता हूँ। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये होता है कि जितने भी पृष्ठ आपको दिखाई दे रहे हैं, कितने पृष्ठ आपको घन और घनाभ में दिखाई देंगे, 6 पृष्ठ, 1 2 3 4 5 6 पृष्ठ आपको दिखाई देंगे ना। तो 6 पृष्ठ का जो पूरा का पूरा, इस या तो अलग अलग आप निकालिए, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल। जब आप 6 का निकाल लेंगे, उसको ऐड कर देंगे तो वही हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन आप 6 निकालने का टाइम कहाँ है? यहाँ पे आप 1 का निकाल करके 6 से गुणा कर दे रहे हैं तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जा रहा है, क्योंकि एक दीवार की क्षेत्रफल जो है वर्ग के आकार का है, उसी आकार के सब हैं, तो 6 फलक होता है, 6 से गुणा कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर तो भाई दिक्कत है, यहाँ पर दिक्कत है ना, तो ध्यान रखिएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है 2 आगे 2 है, LB प्लस BH प्लस HL। 2 LB का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है ना। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, आपको इतनी ही चीज़ें पढ़नी है और इससे ज़्यादा नहीं पढ़नी है ना। चलिए, आपको मैंने क्या क्या बताया? आपको बताया घन के बारे में, घनाभ के बारे में। घन में अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कुछ लोग दिक्कत में आ सकते हैं कि भैया एक मैंने बताया कोर, एक बताया मैंने कोर, एक बताया मैंने किनारा, क्या बताया? किनारा, और एक होता है कोना, ठीक है ना। समझिएगा, वैसे तो आप फार्मूला रट लेंगे मुझे पता है, लेकिन समझिएगा, कोर, किनारा और कोना। आपसे अगर कहा जाए कि एक घन में कितने कोर होते हैं, तो कोर का मतलब क्या होता है मित्रों? जहाँ पर 2 फलकें आकर के मिली होती हैं वो होता है कोर। ये दीवार और ये दीवार आकर के हमारे यहाँ इस साइड में मिली हुई है, तो ये होगा कोर, ठीक है ना। कोर कितने होते हैं? कोर कितने होते हैं गिन करके आप बताइए। कोर जो है 12 होते हैं। कैसे कैसे हम गिन करके दिखाते हैं। जो चारों दीवारों का कोना है, 1 2 3 4, ये चारों दीवारों का कोना आपने देख लिया है ना। अब ऊपरा भी 4 ठीक कोना होता है, एक छता और जो दिवलिया का होता है, 1 2 3 4 ठीक ऊपर हो गया, 4 ठीक दीवारों का कोना हो गया, और 4 ठीक फर्शियों में होता है ना। उसे हम कोर बोलते हैं, और इसी कोर को मित्रों किनारा बोलते हैं। तो कितनी संख्या इनकी होती है? 12 होती है। जब आप वो पढ़ेंगे, वैसे आपको पढ़ना अभी नहीं है, आप शायद पढ़े होंगे, घन एक रीजनिंग में होता है घन, है ना। तो उसमें आपको जो है क्यूब उसे बोलते हैं, तो उसमें आपको ये सब पढ़ाया जाता है। जो कोना होता है मित्रों, एक कोना जो है इसका शीर्ष होता है। कोना मतलब शीर्ष। अब शीर्ष कहाँ कहाँ होता है? शीर्ष ऐसे एक डब्बा ले लीजिए, उसका जो शीर्ष होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 दीवारों का कोना आकर के मिलेगा, उसे हम घन का कोना बोलेंगे। अब हमारे सामने कुछ है नहीं जो, हाँ देख लीजिए, ये मेरे सामने एक डस्टर है, ये डस्टर देख लीजिए। एक कोना अगर आपसे कहा जाए कोना कौन है, तो कोना ये है जो आपको दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना, एक कोना है। और आपसे अगर किनारा कहा जाए तो ये पूरा किनारा है जो खड़ा खड़ा है, लेकिन ये जो है कोना है। इसी कोना को हम शीर्ष बोलते हैं, इसी कोना को हम शीर्ष बोलते हैं। इनकी संख्या 8 होती है, 1 2 3 4, नीचे भी 5 6 7 8 कोना। तो कोर, किनारा, कोना, शीर्ष। कोर को ही किनारा बोलते हैं, कोना को ही शीर्ष बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और निश्चित रूप से मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ, आपके सामने मैं सवाल देता हूँ, आप इन सवालों को जरूर लगाइएगा। पहला सवाल, एक घन के कोर की लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन बताइए। एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है, घन का आयतन बताइए। जब भी आपसे ऐसा कहा जाए कि विकर्ण की लंबाई दे दिया जाए, तो आप घन के विकर्ण की फार्मूला जानते हैं। घन का विकर्ण बराबर क्या होगा? घन का विकर्ण बराबर क्या होगा? घन का विकर्ण बराबर क्या होगा? घन का विकर्ण बराबर क्या होगा बताइए? घन का विकर्ण बराबर होता है a√3। क्या होता है? a√3। तो a√3 का मान ही दिया है 6√3। √3 से √3 कैंसिल, a का मान आएगा 6। अब आपसे पूछा क्या है भैया? इसका आयतन पूछा है, तो 6 की घात 3 कर दीजिए, इसका आयतन आ जाएगा 6 चौक 36, 6 का 216, है ना। 20 सेंटीमीटर कोर वाले घन में 5 सेंटीमीटर कोर वाले कितने घन काटे जा सकते हैं? 20 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन बटे 5 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन कर दीजिए, इतने ही कोर काटे जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं लगता है कुछ इसमें बताने की आवश्यकता है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है, आसानी से आप इन सवालों को हल करिएगा, है ना। निश्चित रूप से आप इन सवालों को लगा ले जाएंगे,
हाँ 1 लीटर मिट्टी के तेल का दाम 82.525, तो 5 लीटर मिट्टी के तेल का दाम क्या होगा, गुणा कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पे घने दिया गया, घनाभ का फार्मूला को सवाल नहीं दिया गया है। हाँ 1 घन मीटर बराबर कितने का होता है बताइए, 1 घन मीटर कितने के बराबर होता है ना। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, आपको आ सकता है 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। एक घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप को क्या कहते हैं, बताइए। किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप को क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। और उस क्षेत्र के पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। जब माप की बात की जाएगी तो आयतन, किसी आकृति द्वारा घेरे गए क्षेत्र की माप को आयतन बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ जितनी चीज़ें मैंने बताया और जो सवाल मैंने आपको दिया है आप सवाल ज़रूर लगाएंगे। आज इकाई 11 मेरी तरफ से समाप्त होता है, घन घनाभ, है ना। अब आगे जो भी होगा मैं आगे की क्लास में बताऊंगा, और लगातार आप लोग जो है वीडियो को शेयर वगैरह कर सकते हैं। मैं अगर आपके लिए मेहनत कर रहा हूं ना, तो इसके गुरु दक्षिणा के रूप में आप यही दे सकते हैं कि आपके पास जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं अगर चाहे तो। बाकी आपकी इच्छा, जितना भी मुझे आप लोग प्रेम दे रहे हैं वह भी बहुत ज़्यादा है। मैं उस योग्य था भी नहीं, लेकिन आपने उस योग्य मुझे बनाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। लगातार प्रयास रहता है कि बेहतर करूँ, और करने का प्रयास मैं आजीवन करता रहता हूँ। बस अपने आप को सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास हमेशा, ये जो मेरा पैशन है, इस पैशन को मैं पूरी तरीके से फॉलो करता हूँ। निश्चित रूप से अगर ईश्वर की कृपा रही, आप लोगों का सहयोग रहा, तो यह पैशन भी हमारे लिए बहुत बेहतर कार्य करेगा, और आपके साथ में मिल करके, कंधे से कंधा मिला करके आपकी सफलता तक चलने के लिए प्रयासरत हूँ और चलूँगा भी, ठीक है ना। अंत में कहूँगा आखिरी बात जो आप हमेशा कहते हैं, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।